हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम एनआई एक्ट का सेक्शन 139 पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन 138 को डिस्कस किया था। अब आगे सेक्शन स्टार्ट करते हैं 139। देखिए 139 में था कि प्रेजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, कि कोर्ट जो है वो होल्डर के फेवर में ही प्रेजम्पशन करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा कि होल्डर ने जो अकाउंट जो चेक दिया था वो डेट या अदर लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए था। यही अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? पेई और होल्डर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ पे रहेगा कि वो ये प्रूफ करे कि उसने डेट या अदर लाइबिलिटीज के लिए वो चेक नहीं दिया था होल्डर ने। तो इसलिए सेक्शन 139 क्लियर कट बात करता है कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। इसका हेडिंग का ही क्वेश्चन आता है टाइटल बेस कि कोर्ट किसके फेवर में प्रिजम्पशन करेगा, तो किसके फेवर में करेगा? होल्डर। हमें ये लाइन इसकी याद रखनी है। ओके, 138 में इतना ही है। अब चलते हैं हम 140 में। 144 ये बात करता है कि नो डिफेंस, यानी प्रोसिक्यूशन के पास में ये डिफेंस लेने का कोई ग्राउंड नहीं होगा कि होल्डर को ये पता ही नहीं था कि उसका जो चेक है वो बाउंस होने वाला है या उसका जो चेक है वो डिसऑनर भी हो सकता है। तो इस ग्राउंड के ऊपर प्रोसिक्यूशन कोई डिफेंस नहीं ले सकता। ये भी इतनी ही बात करता है। अब सेक्शन 141 की बात करते हैं अपन। ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर कंपनीज अगर ऑफेंस करें तब क्या लाइबिलिटी होगी? तो मान लीजिए कंपनी का कोई भी पर्सन, अगर वो उस कंपनी का इंचार्ज है, यानी उसका भार साधक है, या फिर किसी भी कंपनी के कंडक्ट को लेकर वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो लाइबल होगा। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस कंपनी की तरफ से किया गया है तो हर पर्सन जो कि चार्ज ऑफ है या रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के कंडक्ट के लिए, वो उस ऑफेंस के लिए बराबर लाइबल होगा। लेकिन इसमें कोई प्रोवाइजर, लेकिन वो डिफेंस ले सकता है कब? अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसकी नॉलेज के बिना हुआ है ऐसा काम, या फिर उसने उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑल ड्यू डिलिजेंस को बरता था, यानी उसने पूरी सतर्कता बरती थी उस अपराध को रोकने के लिए, लेकिन और वो उसकी नॉलेज में भी नहीं था जब वो अपराध किया गया। तो ऐसी सिचुएशन में उसके द्वारा ये डिफेंस लिया जा सकता है, जो भी इंचार्ज ऑफ है उसके द्वारा या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके द्वारा। लेकिन मान लीजिए ये प्रोवाइडो जिसके इसमें शायद 2021 में इस आरजीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि मान लीजिए कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसी पर्सन को एज ए डायरेक्टर नॉमिनेट करती है, तो क्या जिस पर्सन को नॉमिनेट किया गया था क्या वो उसके लिए लाइबल होगा? ठीक है, तो उसका आंसर होगा शेल नोट बी लाइबल। वो लाइबल नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में। आंसर उसका ये था शेल नोट बी लाइबल, क्योंकि नॉमिनेट करने के लिए तो किसी भी पर्सन को, जैसे मान लीजिए दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में कोई सीट वैकेंट है तो किसी दूसरे, मान लीजिए ए डिपार्टमेंट ये है, बी डिपार्टमेंट ए में कोई सीट अगर वैकेंट है मान लीजिए, या फिर काम ज़्यादा हो गया या हो गया, तो यहाँ के एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। सिर्फ उनको एक पद देने के लिए किया जा सकता है। उसका मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जिनको भी नॉमिनेट किया है वो तो बिल्कुल लायबल नहीं होंगे। ये प्रोवाइडेड इसकी बात करता है। लेकिन इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है? मान लीजिए वो प्रोवाइडेड तक अलग हो गया, अब सेकंड क्लॉज बिल्कुल ही अलग। मान लीजिए कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, या मान लीजिए मैनेजर है, या सेक्रेटरी है, या अदर कोई भी ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्रूव हो जाता है, क्या चीज़? तीन चीज़ें प्रूव, कि उनकी कंसेंट थी, या कन्वीनियंस थी उनकी, या फिर एट्रीब्यूटेबल था। अगर उनकी मुनानुकूलता में हुआ है या उनको इस चीज़ का पता था, अगर ये सब चीज़ें प्रूव हो जाती है, तब ऐसे सिचुएशन में जो डायरेक्टर है, जो मैनेजर है, जो सेक्रेटरी है, या जो भी अदर ऑफिसर है, वो सब क्या होंगे? वो सारे के सारे क्या होंगे? लाइबल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कंपनी में क्या है, इससे भी आरजीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपनी में कौन कौन आएगा? एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है वो आ जाएगी। एक फर्म भी आ सकती है, या फिर अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें ये तीन चीज़ें कंपनी के अंदर आती है। ये भी हमें याद रखना है, आरजीएस में आया हुआ है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।